चलो आगे देखो। ठीक, हम सब पढ़ रहे थे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। 3 नियम पढ़ लिए थे ना। चौथा नियम आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी ध्यान से। तो मेंडलीव ने भी क्या किया, जो लोग साइंटिस्ट पीछे करते हुए आ रहे थे, परमाणु भार को वरीयता दे रहे थे, मेंडलीव ने भी किसको वरीयता दिया? परमाणु भार को ही। ठीक, पहले लिखने फिर समझाते थे ना। देखो, इस नियम का प्रतिपादन इस नियम का प्रतिपादन मेंडलीव ने 1869 ईस्वी में किए, परंतु इनका नियम परंतु इनका नियम 1872 ईस्वी में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ। नहीं, 3-4 साल तक क्या रहा? छुपा रहा इनका नियम, कोई जान नहीं पाया। पत्रिका में क्या हुआ? प्रकाशित हुआ। प्रकाशित हुआ। क्या लिखा मैंने? इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडलीव ने। कब किया था? 1800 लोगों के सामने कब आया? 1872 में। लिखो नियम। नियम लिखो। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? नियम क्या दिया उन्होंने? इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण क्या होते हैं? उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। एक लाइन छोड़ लिखो। अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। क्या बोला गया? अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में क्या किया जाएगा? अरेंजमेंट किया जाएगा, व्यवस्थित किया जाए, तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात क्या होगा? समान गुणों वाले तत्वों क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। देखो यार, तुमको डाउट ना है, मैंने पूरा मेंडलीव की सारणी बना दिया, जो उन्होंने पहली बार बनाया। कब बनाया थे? 1869 में। तुमको डाउट ना हो। अब लिखना बंद करो, समझ जाए। चलो देखो यार, लिखो मत। अच्छा, एक मिनट।
हमने बोला था जब मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उस समय बताओ कुल ज्ञात तत्व संख्या कितनी थी? 63। ठीक, देखो मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। 63 थी। ये पूछा गया, ध्यान रखना, बहुत खतरनाक प्रश्न है। और लिख लो, आवर्त सारणी का विकास सबसे पहले किसने किया था? मेंडलीव ने किया था। आवर्त सारणी का निर्माण, बहुत खतरनाक प्रश्न है। आवर्त सारणी का निर्माण सर्वप्रथम मेंडलीव ने किया था या किए थे। ठीक, तो आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? मेंडलीव ने किया। ध्यान रखना, बहुत मेन चीज है, ध्यान। पहले को समझाते हैं। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। मेंडलीव ने तत्वों को सारणी में आवर्त व समूह के रूप में व्यवस्थित किया। एक में लिख लिया क्या? मेंडलीव ने तत्वों को सारणी में आवर्त, 9 आवर्त लिख लो, 9 आवर्त व 7 समूह, 9 आवर्त व 7 समूह के रूप में व्यवस्थित किए। सब खतरनाक पॉइंट है, ध्यान रखना, बहुत खतरनाक पॉइंट। ठीक, चलो देखो, समझ ध्यान से। तो मेंडलीव ने तत्वों को सारणी में कितने आवर्त? 9 आवर्त जी, 9 आवर्त और 7 समूह रूप में क्या किया? व्यवस्थित किया। ठीक, अब यहां तुम लोग ध्यान से समझो, ध्यान समझोगे सब चीजें समझ में आएगी। अब यहां तुम देखो ध्यान से, क्षैतिज रेखाओं को मेंडलीव ने नाम दिया आवर्त, और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को उन्होंने क्या नाम दिया? समूह। आगे जाकर के इसी समूह का नाम पड़ जाता है वर्ग। क्या पड़ जाता है? वर्ग। अब यहां तुम ध्यान समझो इधर। चलो, ये मैंने मेंडलीव की आवर्त सारणी बना दी है, तो मैंने क्या लिखा? मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्व कितने थे? 63। और आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? मेंडलीव ने किया था। और मेंडलीव ने तत्वों को 9 आवर्त व 7 समूह के रूप में क्या किया? अरेंजमेंट किया, व्यवस्थित किया। और मेंडलीव की सबसे बड़ी खास बात यह थी, मेंडलीव जो आवर्त सारणी बना रहे थे, क्या बना रहे थे? आवर्त सारणी। न्यूलैंड ने जब बनाया था तो उसमें बीच में कुछ गैपिंग नहीं छोड़ा। और साइंटिस्टों ने पूछा भविष्य में कोई तत्व जब खोजा जाएगा तो कहां रखा जाएगा? तो न्यूलैंड ने बोला कि तत्व ही नहीं खोजा जाएगा। साइंटिस्ट कहे गजब, तत्व ही नहीं खोजे जाएंगे भविष्य में। आज भी आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं, लेकिन अभी भी तत्व बढ़ गए हैं, समझे? 118 ज्यादा तत्व हो चुके हैं, तो 4 और नए खोजे जा चुके हैं। जब नई सारणी बनेगी उसमें उसको ऐड किया जाएगा, तो ना, तो तत्व बढ़ते रहते हैं। लेकिन
मेंडलीफ ने जो अपनी और साड़ी बनाई थी, उनकी सबसे खास बात यह थी, बीच में गैपिंग छोड़ दी। क्या छोड़ दिए थे? गैपिंग, खाली स्थान। देखो यहां पर खाली स्थान, यहां पर खाली स्थान, सब खाली स्थान है। उन्हें बताया कि भविष्य में कोई एलिमेंट खोजा जाएगा, भैया आप यहां रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे और खाली स्थान छोड़, कौन छोड़ दिया? मेंडलीफ ने। ये उनकी सबसे बड़ी खास बात थी मेंडलीफ की। और जब बाद में हुआ क्या, जब बाद में अक्रिय गैसों की, ये देखो यहां से हमने काउंट क्यों नहीं किया है, यहां से काउंट क्यों किया? क्यों? जब मेंडलीफ ने और साड़ी बनाई थी तो इस समय तत्व ज्ञात नहीं थे। कौन से? अक्रिय गैस वाले। तो साइंटिस्टों ने अक्रिय गैस खोज लिया, कहा अच्छा बताइए कहा इसको मैनेजमेंट करेंगे। तो मेंडलीफ कहा लेकर आइए तो मैनेजमेंट कर देंगे। जब साइंटिस्ट लोग अक्रिय गैसों को लेकर आए तो मेंडलीफ ने क्या किया, उसको आगे क्या किया, व्यवस्थित कर दिया। सब दंग रह गए, गजब हो गया, एकदम अरेंजमेंट सही तरीके से हो गया, व्यवस्थित हो गया। यानी मेंडलीफ के समय तत्व ज्ञात नहीं थे। कौन से? अक्रिय गैस वाले। और साइंटिस्ट लोग इनके पास तत्व लेकर पहुंचे अक्रिय गैस वाला। ये कहा जोड़ेंगे, जोड़िए लोग, आप बोले थे सब जोड़ देंगे, भविष्य में कोई खोजा जाएगा। मेंडलीफ लेकर आई तो हम जोड़ देंगे, जोड़ दिया। यहाँ पर सब दंग, गजब। यहाँ पर क्या किया गया, लास्ट में अक्रिय गैस को क्या किया गया, जोड़ा गया। तो मेंडलीफ की और साड़ी बात हो रही है, मेंडलीफ की भी, आधुनिक की बात नहीं हो रही है। आधुनिक में सब कहां जा जाएगा, पीछे। ठीक, अब यहां पर हुआ क्या, सबसे खास बात यह थी, आवर्त सारणी तत्वों को सर्वप्रथम आवर्त सारणी के रूप में व्यवस्थित करने का सबसे पहले प्रयास किसने किया था? मेंडलीफ ने। यानी तत्वों को सबसे पहले सारणी के रूप में व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया मेंडलीफ द्वारा। इससे क्या हुआ, तत्वों को हम आसानी से उसका अध्ययन कर सकते थे। अच्छा, मेंडलीफ ने जो सारणी बनाई थी, मेंडलीफ ने जो सारणी बनाई थी वह परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम बनाई थी। यानी जो भी तत्व रखे गए ना, इसका परमाणु भार कम होगा, इससे क्या होगा, इसके ज्यादा होगा, इससे क्या होगा, इससे ज्यादा। यानी परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में बनाया गया था सारणी। अब इनकी खास बात यह थी कि इनके आवर्त सारणी में 7 क्या थे, 7 थे समूह। 7 क्या थे, समूह। देखो ये है पहला समूह जो हाइड्रोजन में केवल अकेले है, दूसरा समूह, तीसरा समूह, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। मैंने इसलिए बनाया तुमको कोई डाउट ना हो, 1% डाउट ना हो, तो मैं ऐसे लिखवा देता। तो 7 समूह देख लो, एकदम आंख अच्छे देख लो। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 समूह हैं, और इन्हीं समूह को हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, इन्हें हम लोग कहते क्या, वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। सुना, ये क्या है जी, ये समूह हो जाते हैं, नहीं वर्ग ये वाले होते हैं ना जी। हाँ चलो आगे। क्षैतिज रेखाओं को क्या बोला गया, क्षैतिज रेखा जी, इनको क्या बोला गया, आवर्त। क्या बोला गया, तो क्षैतिज रेखा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त। और ये क्या है, ये है वर्ग। क्या है, वर्ग, ये वर्ग है। और क्षैतिज रेखा क्या बोला गया, आवर्त। कितने आवर्त थे, 8 आवर्त। कितने आवर्त थे जी, 8 आवर्त। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी कितने, 9 ना, 9। देखो कहीं कहीं लिखा गया, कहीं कहीं 8, कहीं कहीं 9 लिखा गया है। इसको तुम बना ही लो, क्या 9 सही है, ठीक। इसको तुम बनाओ 8, 8 बनाओ, इसको 8 बनाओ, ठीक। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे, 8 आवर्त थे। और क्या थे, 7 क्या थे, 7 क्या थे, समूह थे। समझ में आई? हाँ, इसमें डाउट मत पड़ना। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट किसी चीज को? और मेंडलीफ की सबसे खास बात क्या थी, उन्होंने क्या छोड़ दिया था बीच बीच में, गैपिंग। भविष्य में कोई तो खोया जाएगा, जहां खाली स्थान छोड़ा गया वहां पर क्या करिएगा, भर दीजिएगा, सही से व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी कमी क्या थी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सबसे बड़ी कमी यही थी, ये तत्व को बढ़ते हुए परमाणु भार क्रम में व्यवस्थित कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या, देखा गया कुछ तत्व ऐसे थे जिनका परमाणु भार क्या था, ज्यादा था, उनको कम परमाणु भार तत्व क्या किया गया था, पहले रख दिया गया था। नहीं समझे? जैसे मान लो अगर आप तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख रहे हैं, तो देखा गया कुछ तत्व ऐसे थे जिनका परमाणु भार क्या था, ज्यादा था, उनको कम परमाणु भार तत्व क्या किया गया था, पहले रख दिया गया था। ये उनकी सबसे बड़ी कमी थी। और कमी क्या थी, समस्थानिकों के लिए, संभारिकों के लिए मेंडलीफ ने कोई स्थान नहीं दिया था। मेंडलीफ ने कोई स्थान नहीं दिया था। कौन नहीं दिया था, मेंडलीफ। और समस्थानिक क्या होता है, संभारिक सब लिखवाया गया है, ठीक। यानी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में समस्थानिकों, संभारिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। ये डालो नीचे, कमियां, 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 कमी क्या थी, पहला पॉइंट लिखो,
अधिक परमाणु भार तत्वों को, अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले, कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा गया था। दूसरा पॉइंट लिख लो, समस्थानिकों व संभारिकों के लिए, समस्थानिकों व संभारिकों के लिए, समस्थानिकों व संभारिकों के लिए सारणी में कोई स्थान नहीं छोड़ा गया था, नहीं छोड़ा गया था। एक पॉइंट और गलती थी, हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं था। हाइड्रोजन के यहां भी रखा गया था और हाइड्रोजन के यहां भी रख दिए थे उन्होंने। ठीक, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। पॉइंट नंबर 3, सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। निश्चित नहीं था। एक उतार लो, एक कमियां थी उनकी, थोड़ा सा पूरा पॉइंट उतारो। चलो आगे देखो, यहां पर एक मिनट, मैंने यहां उंगली तो बार बार ऐसे कर रहे हैं ना। हमने क्या बोला, कितने आवर्त बताओ? आवर्त ए वाले हैं। कौन वाले हैं? हम क्या बोल रहे हैं? क्षैतिज पंथी कौन? बताओ, क्षैतिज पंथी है कौन? क्षैतिज ए वाला है, ए वाला है? क्षैतिज ए वाला है। कौन वाला है? ए वाला। तो आवर्त कितने हुए? 7 कि 8? आवर्त है 7, ध्यान रखना। ठीक, और समूह यानी समूह हम लोग कहते क्या है? वर्ग। ठीक, अब वर्ग कौन कौन? खड़ा खड़ा ना। अब तुम लोग इससे क्या गलती हो जा रही है, मैंने यहां बना दिया। वर्ग मतलब समूह ई वाला है। कौन वाला है? ई वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7, तीन मिला कितना हो गया? 8। नहीं समझे? देखो मैंने यहां बना दी, तुमको लग रहा है ये वाला हो गया ना, पता ना, यही मिस्टेक हुआ। तो बताओ, समूह यानी वर्ग, समूह यानी वर्ग कितने हैं? समूह यानी वर्ग है 8। समूह यानी वर्ग कितने हैं जी? 8। और आवर्त कितने हैं? 7। तो आवर्त हुए 7 और समूह यानी वर्ग कितने हुए? 8 हुए। एक बना लेना, इसको गलती ना बने तो बना जाएगा। मैं बना रहा हूं सही, उधर बस यही थोड़ा मिस्टेक हो ना, बना लेना। बताओ, तो आवर्त कितने हुए? आवर्त हुए 7। समूह कितने हुए? समूह को हम लोग कहते क्या है? वर्ग। अब बना लो पूरा अच्छे से, डाउट बना रहो, लिखे रहो इसको सब। ठीक, उतारो पूरा। ये है क्षैतिज पंथी और ये खड़ा खड़ा क्या? ऊर्ध्वाधर समूह है। बना लो, बस अंक चेंज करना था। ठीक, तो बड़ा सब। चलो आगे ना लो, आधुनिक आवर्त सारणी है ना लो। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऑर्डिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। देखो, इस नियम का प्रतिपादन
इस नियम का प्रतिपादन सन 1913 ईस्वी में 1913 ईस्वी में मोजले ने किया था। ठीक, तो इस नियम को प्रमुख की थी, मोजले ने किया था। लिखो, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति होती है। सही है, देखो जाता समझो। तो आधुनिक आवर्त सारणी विकास ने किया था, मोजले ने ज्यादा कुछ काम नहीं किया। बस मोजले ने क्या किया, जो मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिया था, उन्होंने बोला था परमाणु भार, बस मोजले ने वहां पर क्या जोड़ दिया, परमाणु क्रमांक। क्या जोड़ा जी, परमाणु क्रमांक। बस उनका नियम बन क्या हो गया, तैयार हो गया। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण तो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब यहां तुम ध्यान समझो इधर, चलो। जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी हुई है, यानी इसका आधार क्या था, नीचे 4-5 पॉइंट लिखो, फिर मैं लिखवाते आगे। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक था, है। परमाणु क्रमांक है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व उपस्थित हैं।
उपस्थित हैं। ठीक, इसमें लिख लो, आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त व 18 वर्ग 18 वर्ग उपस्थित हैं। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। आवर्त क्या होता है, अभी लिखवाया था। आवर्त यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस, क्षैतिज रेखाएं। क्या है? क्षैतिज रेखाएं। वर्ग क्या होता है? वर्टिकल लाइन। क्या जी? वर्टिकल लाइंस। ठीक, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। बताओ तो आधुनिक आवर्त सारणी में कई आवर्त है? 7। कई वर्ग है? 18। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? जब मोजले ने परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक का नाम लिखा तो तत्वों की क्या हो गई? धड़ाधड़ क्या हो गई? खोज हो गई। उस समय 63 तत्व थे, लेकिन जब इन्होंने बोला परमाणु क्रमांक आधार दिया तो तत्वों का धड़ाधड़ खोज होने लगी। अब कुछ टाइम में क्या हो गया? 118 तत्व हो गए। ठीक, तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। और कितने वर्ग हैं? 18 वर्ग हैं। ठीक, बात समझ में नहीं समझ में आई? इसको उतार लो, ये तो पढ़ लो, आगे है डालो, आगे है डालो, बता रहे हैं, लिखो। दीर्घाकार आवर्त सारणी। इधर अभी ये जो हमारे पास क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसी तुम लोग कहीं कहीं देखोगे ना, वहां पर क्या लिखा रहेगा? लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। क्या लिखा रहेगा? लॉन्ग फॉर्म। यहां लिखा हुआ ना, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल लिखा है। हाँ, यहां लिखा है ऑफ द एलिमेंट लॉन्ग फॉर्म। इसी को हम लोग कहते क्या है? दीर्घाकार आवर्त सारणी। देखो इसमें क्या था, देखो समझ लो। आधुनिक आवर्त सारणी में भी कुछ कमियां थी। ये जो सामने तुम्हारे है ना, क्या है? दीर्घाकार आवर्त सारणी। क्या दीर्घाकार आवर्त? इसे थोड़ा संशोधन किया गया। क्या किया? थोड़ा संशोधन किया गया। जो मुजरे ने आवर्त सारणी बनाई उसमें क्या था? कुछ कमियां थी। उसमें कमी क्या थी? उनके आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे, लेकिन वर्ग थे 9। कितने तो वर्ग थे? 9। और उनके आवर्त सारणी में जो कमी थी, यानी हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं किया गया था। इनके भी आवर्त सारणी, किसके भी? मुजरे का आवर्त सारणी में। और अक्रिय गैसों का भी कोई स्थान निश्चित नहीं था। बाद में क्या हुआ? थोड़ा संशोधन करके तत्वों को परमाणु क्रमांक में आधार नहीं माना गया, मान लिया गया किसका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आधार माना गया, तत्वों को क्या किया गया? सही से अरेंजमेंट कर दिया गया। बस में समझ में आई? लिखो गए ना लो, दीर्घाकार आवर्त सारणी हेडिंग है। दीर्घाकार आवर्त सारणी, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। टेबल नियम लिखो। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार तत्वों के
भौतिक व रासायनिक गुण, भौतिक व रासायनिक गुण उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन। होते हैं। इसका मतलब क्या है, यदि हम तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बढ़ते क्रम से करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, लेकिन निश्चय अंतराल पर क्या होगा जी, समान गुण वाले तत्व क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। लिख लो। अर्थात यदि तत्वों को, अर्थात यदि तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। सही है। ये क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी। में आई क्या, दीर्घ आवर्त सारणी। अब ये डालो दीर्घ आवर्त सारणी विशेषताएं, दीर्घाकार आवर्त सारणी विशेषताएं, दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं। विशेषताएं उसमें लिखो, दीर्घाकार आवर्त सारणी विशेषताएं निम्नवत हैं। दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताएं क्या है, निम्नवत है। निम्नवत है। ठीक। अब देखो क्या था पहला पॉइंट, देखो ध्यान से बताओ। तो दीर्घाकार आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त। कितने वर्ग हैं, 8 वर्ग। 18 वर्ग, 8 नहीं 18 वर्ग है। दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं, 18 वर्ग है। पहले आवर्त को हम लोग कहते हैं लघु आवर्त। क्या बोलते हैं, अति लघु आवर्त। क्या सुनना, पहले आवर्त हम लोग बोलते हैं अति लघु आवर्त, दूसरे तीसरे को लघु आवर्त, चौथे पांचवें को दीर्घ आवर्त, और छठवें पदों का हम लोग क्या बोलते हैं, अति दीर्घ आवर्त। पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे में 8 8, चौथे पांचवें में 18 18। कितने हैं, 18 18। देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। छठवें फतवे में 32 32 तक कितने रखे गए? 32 32। कैसे? 1 2 3, फिर यहां रखा काट करके देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। तो 32 छठवें में जी 32 तत्व किसमें है? छठवें आवर्त में भी, और 32 किसमें है? छठवें आवर्त में भी। लिखो हमारे साथ, इससे कुछ पॉइंट हैं। और दीर्घ और आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में क्या किया, विभाजित किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ऐसे लिखना है। लिखो 4-5 पॉइंट लिखो। दीर्घाकार आवर्त सारणी को, जैसे दीर्घाकार आवर्त सारणी में दीर्घाकार आवर्त सारणी में 7 आवर्त व 18 वर्ग हैं। पहला पॉइंट, इस सारणी को चार उपकोषों एस पी डी व एफ में विभाजित किया गया है। में विभाजित किया गया है। इस सारणी को 4 उपकोषों एस पी डी व एफ में विभाजित किया गया है। अगला पॉइंट, इस सारणी में पहले आवर्त को अति लघु, दूसरे व तीसरे आवर्त को लघु क्षमा करते रहोगे। चौथे व पांचवें आवर्त को दीर्घ और छठवें व सातवें आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। पॉइंट नंबर 4, इस सारणी के आवर्तों में क्रमशः इस सारणी के आवर्तों में 2 8 8 18 18 32 व 32 तत्व रखे गए हैं। तत्व रखे गए हैं। इस सारणी के आवर्त में क्रमशः 2 8 18 18 32 व 32 तत्व रखे गए हैं। पॉइंट नंबर 5, इस सारणी में लैंथेनाइड व
एक्टिनाइड, लैंथेनाइड्स, नाइड्स व एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स तत्वों के लिए एक अलग स्थान निश्चित किया गया है, निश्चित किया गया है। एक पॉइंट नंबर 6, इस साड़ी में अक्रिय गैसों के लिए एक निश्चित स्थान रखा गया है। ठीक, किसी पॉइंट में किसी कोई डाउट जी? तो इस आवर्त सारणी के में पहले वक्त हम लोग क्या बोलते हैं? अति लघु, दूसरे तीसरे को लघु, चौथे पांचवें को दीर्घ, छठे फतेहों को पहले में कह तो है 2, दूसरे तीसरे में 8, चौथे पांचवें में 18, छठे फतेहों में कुछ यहाँ रखे गए। इस साड़ी में लैंथेनाइड, क्या है? लैंथेनाइड, और ये क्या है? एक्टिनाइड तत्वों के लिए क्या किया गया है? एक अलग से साड़ी बनाई गई है, एक अलग स्थान निश्चित किया गया है। और इस आवर्त सारणी में क्या अक्रिय गैसों के लिए एक अलग स्थान निश्चित किया, उसका स्थान का नाम क्या है? 18वां वर्ग। इसी को बोलते हैं शून्य ग्रुप। क्या बोलते हैं? शून्य ग्रुप। यहां तक किसी कोई डाउट? बनाओ अच्छे से पूरा, इसको बनाओ पूरा। चलो आगे देखो। ठीक, चलो आगे देखो। आगे हम लोग पढ़ेंगे आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आवर्त सारणी से जितने प्रश्न पूछे आते हैं मैंने सब लिखे, ठीक ना? पहला प्रश्न क्या है जी? पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। सब आगे पढ़ोगे ये सब होता क्या है, विद्युत क्या होता है, आयन विभव के सब पढ़ने वाले हो, ठीक ना? ये देखो, तो पूरे आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे अधिक होती? किसकी होती है? फ्लोरीन की। यानी तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन की। आगे, सर्वाधिक आनंद विभव तत्व कौन सा है? हीलियम। न्यूनतम आनंद विभव कौन सा है जी? सीजीएस। सब आगे पढ़ोगे। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व किसकी होती है? फ्लोरीन की। इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर बांधने की क्षमता। धातुओं में सर्वाधिक गलनांक किसका होता है? टंगस्टन। किसका होता है? टंगस्टन का। 3600 डिग्री से कितना होता है? 3600 डिग्री सेल्सियस। किसका? टंगस्टन का। अधातुओं में सर्वाधिक गलनांक किसका होता है? कार्बन यानी हीरा का। हीरा, ठीक। और हीरा क्या होता है? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन करके जी चमके दिखाई देता है। आगे, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? हीलियम। इसीलिए हीलियम कहां रहता है? गुब्बारों में। गुब्बारों पर तो उसको उड़ा दिया जाता है, ठीक। आगे, सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है जी? फ्लोरीन। तो पूरे आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? फ्लोरीन। सर्वाधिक आघात वर्धी तत्व कौन सा है? सोना है। कौन सा है? आघात वर्धनी का मतलब सबसे उसको पीट करके हम पतले चादर बना सके, कौन है वो? सोना है। विद्युत का सबसे चला सुचालक कौन सा है? पूरे आवर्त सारणी में विद्युत का सबसे सुचालक कौन सा है? चांदी है, जी है, भरना। और सबसे हल्का तत्व कौन सा जी? हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन, ठीक। तो पूरे आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। आगे, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी होती है? हीलियम होती। कौन सी होती है? हीलियम। और भविष्य का ईंधन किसको हम लोग कहते हैं? हाइड्रोजन को। आगे, सफेद सोना किस नाम का है जी? प्लेटिनम। किसको कहते हैं हम लोग? प्लेटिनम को।
प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं, प्लेटिनम को सबसे चमकदार धातु भी कहते हैं। पूछा जाएगा कि सबसे चमकदार धातु कौन सी है? प्लेटिनम। आगे, भारत में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? थोरियम। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा रेडियो तत्व उपलब्ध है? कौन सा है वो? थोरियम। ध्यान रखना, सबसे मात्रा पूरे वर्ल्ड में, ध्यान रखना, पूरे वर्ल्ड में ध्यान रखना, थोरियम उपलब्धता अपनी इंडिया में क्या सबसे ज्यादा मात्रा में है? पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया तो कौन सा है? ऑक्सीजन। अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता तो कौन सा है? तो ऑक्सीजन। और पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस कौन सा है? तो गैस है नाइट्रोजन। कौन सा है? नाइट्रोजन। पसंद में आई? आगे, स्ट्रेंजर या अजनबी गैस के नाम हम लोग किसको जानते हैं? जीनान को। ये क्या है? जीनान। इसको लोग कहते हैं स्ट्रेंजर या अजनबी गैस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेंजर या अजनबी गैस। ठीक। आगे, सूर्य और तारों में पाई जाने गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सूर्य में लगभग 75% कौन गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। फिर होती है हीलियम। इसी कारण सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन क्रिया होती है और अणुवत ऊर्जा उसमें क्या होती है? हमेशा बरकरार रहती है। क्या करना? विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस आखिरी गैस कौन सी है? आर्गन। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में आर्गन और कौन सी? नाइट्रोजन ना गैस भरी जाती। किसमें भरी जाती थी? विद्युत बल्ब में। ठीक, बस समझ आगे समझ। देखो ध्यान से, कुछ मैंने प्रश्न भी नहीं लिखे हुए, कुछ मैं वो लिख दे रहा हूं जो तुमको काम देगा प्रश्न के रूप में। ध्यान से पूछा आता है, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, समुद्री गोताखोर तुम लोग जानते हो, कोई मान लो किसी को प्यार में धोखा मिल गया, पुल से कूद गया, ठीक, तो आदमी होता क्या है? समुद्री गोताखोर क्या करते हैं? 5 घंटे 4 घंटे क्या होते हैं? नदी में ढूंढते रहते हैं ना। तो वो लोग क्या लिए होते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर लिए होते हैं। उससे पूछता है कौन कौन सी गैस होती है? तो कौन होती है? ऑक्सीजन और हीलियम। क्या होती है? तो समुद्री गोताखोर सिलेंडर में कौन गैस भरी होती है? ऑक्सीजन और हीलियम गैस क्या होता है? मिश्रण होता है। लिखो उसमें अगला पॉइंट, देखो जगह नहीं है। समुद्री गोताखोरों के सिलेंडर में तो इसी नीचे लिखो, इसी नीचे लिखो, समुद्री गोताखोरों के सिलेंडर में ऑक्सीजन व हीलियम गैस का मिश्रण होता है। पूछा गया है, गैस का मिश्रण होता है, सही ना। तो समुद्री गोताखोरों के सिलेंडर में कौन सा मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। आगे तुम लोग समझ से, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि पूरे आवर्त सारणी में ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर ध्रुव अवस्था पाती है? धातुएं ठोस होती है लेकिन पारा क्या होती है? पारा धातु है लेकिन किस अवस्था पाती है? देखो, और धातु कौन सी है? ब्रोमीन। ब्रोमीन किस अवस्था पाती है? द्रव अवस्था में। लिखो, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मरकरी या पारा। मरकरी कोष्ठक में Hg तथा अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। ये भी द्रव अवस्था पाती है। तथा धातु ब्रोमीन कोष्ठक में Br है। ठीक, आगे, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? लिखो, सब कुछ उड़ने ना पाए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन कोष्ठक में W का बना होता है। ठीक है ना। आगे, अगला प्रश्न क्या है? हमसे पूछ लेगा
कि 3 मुद्रा धातु का नाम बताइए, ध्यान रखो। तो मुद्रा धातु नाम हम लोग किसे जानते हैं? ये जो रखा गया कापर, सिल्वर और गोल्ड। कापर, सिल्वर और गोल्ड को हम लोग कहते हैं मुद्रा धातु। क्या बोलते हैं? मुद्रा धातु। लिखो, मुद्रा धातु। मुद्रा धातु ये हम लोग होते हैं सिक्का धातु। सिक्का धातु कौन कौन होते हैं? कापर, Cu, Ag और Au होते हैं। होते हैं, इधर करना। ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनेंगे, इधर लिखा करोगे, तुम्हारे इंपॉर्टेंट के लिए बहुत हो गए इतना। ठीक है ना? मतलब यहां तक किसी कोई डाउट कुछ? नहीं डाउट? ठीक, सही बातें हैं।